हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ब्रेन हर्बर्ट की एक खूबसूरत कोटेशन से करना चाहते हैं, और वो कोटेशन ये है, द कैपेसिटी टू लर्न इज़ अ गिफ्ट। यानी लर्निंग की कैपेसिटी जो है ये अल्लाह ताला का, हमारा जहन अल्लाह ताला का हमारे लिए गिफ्ट है। द एबिलिटी टू लर्न इज़ अ स्किल, और सीखने की एबिलिटी है, काबिलियत है, ये एक स्किल है। हमें इस महारत स्किल के अंदर जो है हमें वी हैव टू प्रूव द विलिंगनेस टू लर्न इज़ अ चॉइस। लेकिन ये जो विलिंग है ये हमारी चॉइस है। सो वी हैव टू मेक अ राइट चॉइस टू लर्न। ख्वातीन हज़रात, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर वी आर कमिटेड कि हम रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे अपने ऑडियंस के लिए कि वो उनको लर्निंग और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इस कंटेक्स्ट में जिसमें हमारे पहले मेहमान जिनको हम खुशामदीद कहते हैं, कासिम नवाज साहब हैं। कासिम नवाज साहब स्टेट बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। कासिम साहब का एक वास्ट एक्सपीरियंस है सेंट्रल बैंकिंग के अंदर, स्टेट बैंक के मुख्तलिफ अदारों के अंदर उन्होंने लीडरशिप रोल अदा किया है। स्टेट बैंक में का एक झैली अदारा है SBP BSc, उसके अंदर उन्होंने 2 सक्सेसिव टर्म्स के अंदर 3 साल के टर्म्स के अंदर उन्होंने एज ए MD जो है उस अदारे को लीड किया है, और अल्लाह के फजल से उन्होंने बेतहाशा कंट्रीब्यूशन है उनका स्टेट बैंक के अंदर, सेंट्रल बैंकिंग के अंदर। स्टेट बैंक कासिम नवाज साहब ना सिर्फ ये कि अच्छे सेंट्रल बैंकर है, लेकिन एक नहायत ही कामयाब इंसान भी हैं, और कामयाब के साथ साथ माशाल्लाह खूबसूरत इंसान भी हैं। इनसे हमने बहुत सीखा ज़िंदगी में, और हम आज कोशिश करेंगे कि हमारे दोस्त भी, हमारे ऑडियंस भी उनकी लाइफ से कुछ लेसन हासिल कर सकें। तो कासिम साहब, पहला सवाल मेरा जो है आपसे है, आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन, वो ये है कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके नज़दीक एक कामयाब और सक्सेसफुल लाइफ जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, और इस पर्सपेक्टिव के अंदर आप हाउ डू यू सी योर लाइफ? जब आपका और मेरा साथ जो है ना वो बहुत पुराना है, हम पिछले 30-40 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि आपने अभी ये बिल्कुल रिसेंटली शुरू किया है ये सारा प्रोसेस। तो पहले तो मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि आपने मेरा ही क्यों इंतखाब किया टू स्टार्ट विद। देयर आर सो मेनी अदर पीपल इन आवर कॉमन सर्कल जिनसे हम बात कर सकते हैं, जो शायद जिनका इम्पैक्ट मुझसे ज़्यादा होगा अब हमारी ज़िंदगी में, एक दूसरे की ज़िंदगी में, या अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं ज़िंदगी के दौर में। तो पहले तो मैं शायद ये मुनासिब नहीं होता कि बंदा पहले जो होस्ट है वो सवाल कर ले, लेकिन पहले मेरा सवाल है आपसे ये। नहीं, आपकी बात बड़ी मुनासिब है। देखिए, भी किसी भी इंसान, हर इंसान की ज़िंदगी का एक लेसन होता है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को आप जानते हैं कि जो अपनी लाइफ के अंदर बड़े बड़े कामयाब हैं मुख्तलिफ पहलू में, अपने प्रोफेशनल कैरियर के लिहाज से, ज़िंदगी के अंदर अपनी फैमिली के लिहाज से, अपने एक सोशल सर्कल के लिहाज से, यानी दे हैव देयर बेंचमार्क्स। और जब आप उनको देखते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी का एक पहलू में जो मुझे बड़ा फैसिनेट किया है, जब मैंने आपको क्लोज से देखा तो मैंने ये देखा है कि एक चीज़ जो मैंने आपके अंदर बदर्जे अतम पाई देखी है, और जिससे मैं बड़ा इम्प्रेस भी हूँ कि आपका विक्टिमाइजेशन माइंड कभी नहीं था। आपने कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं किया। जो हमारे देहातों में बाबे होते हैं ना हमारे यहाँ, वो जिसके हर बंदा कहता है कि ये बाबा मेरा बहुत ज़्यादा चाहने वाला है, ठीक है, हालांकि बाबा जो है वो सबको एक जैसा चाहता है। तो आप वो मेरे नज़दीक वो वाले बाबे हैं जिन्होंने सबको प्यार किया है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ इट कि उनका एटीट्यूड कैसा रहा। सो इन दैट कंटेक्स्ट दैट इज द प्राइम रीजन आई थिंक। अच्छा, देखिए, ज़िंदगी में आपके सवाल की तरफ आते हुए मेरी हमेशा से शायद नौमरी से ये कोशिश रही है कि मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात में जो अच्छे वाक़यात हैं उनको याद रखूं, और जो बुरे वाक़यात हैं उनको भूल जाऊं। तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि हमारे मज़हब इस्लाम में से किस हस्ती का ये कौल है, लेकिन ये कहा गया है कि जो शख्स अपने माजी को नहीं भूलता उसके ज़ख़म जो हैं वो कभी भरते नहीं हैं, उसके दुखों का कभी मुदावा नहीं होता। तो मैंने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी का कंडक्ट में मैंने ये कोशिश की है कि मैं किसी भी बंदे का जो मेरे साथ इन पर्सन जो बिहेवियर है उसको मैं अपने दफ्तरी मामलात में या और ऐसे मामलात में जिनका असर जो है मेरी ज़िंदगी से हट के दूसरों की ज़िंदगी पे पड़ता है, उन पे मैं असरअंदाज होने दूँ। कि अगर वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, लेकिन अगर वो किसी मामले में दूसरों के लिए अच्छा नहीं है और मुझे कोई जज करना है उसको, तो मैं उसको उसी तनाज़र में जज करूँगा। मेरा और उसकी दोस्ती का कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा, हम वैसे के वैसे दोस्त रहेंगे, लेकिन डिसीजन हम वैसे ही करेंगे। अगर कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, लेकिन वो अदारे के लिए या वो जो काम जो उसको दिया गया है वो अच्छे तरीके से कर रहा है, तो वो अच्छा ही है। तो मैंने ज़िंदगी में शुरू से ही ये सीखा है कि
माजी की तलखियों को आप भुला दें, उनसे सबक सीखें। भुलाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल भूल जाएं, और माजी का जो इम्पैक्ट है वो अपने हाल के डिसीजन में नहीं लेकर आएँ, क्योंकि ये जो माजी का इम्पैक्ट अगर आप हाल के डिसीजन में लाएंगे तो ये आपकी फ्यूचर की ज़िंदगी में भी आपको वैसे ही आपका ज़ख़म रसता रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स वैसे ही होती रहेंगी और आप मसले का हल भी नहीं निकाल सकेंगे। अब मैं ये जो आपने कहा कि इंसान को माजी में नहीं रहना चाहिए, जख्म जो है हमारा हमारा देखें, हमारा अगर आप अपनी बायोलॉजिकल सेटअप भी देखें तो जो जख्म होता है पूरी तौर पर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील कर देता है, बंद करता है। सबसे पहला काम होता है उसको जख्म को बंद करना, ठीक है। तो ये जो तल्ख यादें एक जख्म की तरह हैं, तो हमें भी जो है ना इससे यानी इट्स अ नेचर लॉ, हमें उनको भूल के आगे जाना चाहिए, हमें फ्यूचर में जिंदा रहना। वो कौन सी एक आपकी आदत है जिसने आपको जो है वो मोटिवेट किया कि यार आपने जो है ना माजी को भूल के जाना है, आगे जाना है, आपने फ्यूचर देखना है, फ्यूचर को एंजॉय करना है? देखिए, जब मैं माजी को भूलने की बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें माजी से सीखना नहीं है, हमें उससे सीखना है। जैसे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री का एक ही वो जो सबक है कि कोई सबक नहीं लेता उससे, तो मैंने कोशिश ये की है कि माजी के अदवार से, माजी से जो मैं गुज़रा हूँ, मेरी जो उसमें ज़ाती मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं मैं उनसे भी सीखूँ, और जो दूसरों की गलतियों की वजह से जो मामला ख़राब हुए हैं तो मैं कोशिश करूँ वो गलतियाँ ना मैं खुद करूँ ना किसी और को करने दूँ। तो ये एक ज़िंदगी का बड़ा पहलू है। और आज जब मैं इतने साल की सर्विस के बाद या अपनी नौजवानी की तरफ जाता हूँ या मैं बचपन की तरफ जाता हूँ, तो मैं ये ज़रूर मैं समझता हूँ और मुझे इत्मीनान होता है कि मैंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है, अपने कंडक्ट को बेहतर करने की कोशिश की है, अपना रिलेशनशिप विद अदर्स उनको बेहतर रखने की कोशिश की है। उसमें मैंने कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रखा कि जो मुझे फ़ैसला करने में या मुझसे किसी बात में या किसी मामले को सुलझाने में जो मेरे लिए रुकावट बने। तो मेरे तो ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैंने यही रखा है और लोगों से भी कोशिश करता हूँ कि वो यही रखें। लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी में हर आदमी का चलन डिफरेंट होता है। कुछ लोग बहुत पुरानी बातें याद रखते हैं और उन्हीं को अपने हर डिसीजन में साथ में लेके चलते हैं, जो कि मेरा अंदाज़ा है कि नहीं होनी चाहिए। सर, ये लॉ ऑफ लैंड ये है कि इंसान जो बीज बोता है थॉट की शक्ल में, वही बीज जो है वो आगे उसकी डेस्टिनी बनता है, वो करेक्टर बनता है, वो एक्शन बनता है, वो हैबिट बनता है। आज जिंदगी की जिस स्टेज पर आप खड़े हैं, इसका बीज जो है वो बहुत पहले कहीं बचपने में भी बोया गया होगा। कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज ऐसी जो आप देखते हैं कि आप कहेंगे यार ये मेरी आदत या ये मेरी वैल्यू जो है, जो मैं 8 साल का था तो मेरे अंदर ये थी, और मैं आज जब लुक बैक करता हूं तो मैं समझता हूं उसका बड़ा असर आया मेरी लाइफ के अंदर। यू नो, अब आप यू नो नाउ कासिम नवाज at this age, if he is looking at the Qasim Nawaz of 8 years, 10 years, 12 years, तो you know वो क्या चीजें थी जो उस बच्चे में थी जिसने कासिम नवाज को, उस बच्चे को जो है वो आज इतने बड़े ओहदे पे माशाल्लाह आपका एक मकाम है माशरे के अंदर, यहाँ तक पहुँचाया। देखिए, जो बचपन की जो बातें होती हैं ना, अक्सर हम लोग अच्छी अच्छी बातें ही याद रखते हैं। हम में से एटलीस्ट मुझे तो इसमें कन्फेस करने में कोई वो नहीं है कि हमसे बचपन में बहुत गलतियां होती हैं। जैसे कभी आपने रोज़ा रखा बचपन में और तोड़ दिया, घर वालों से छुपा लिया, या आपने किसी एक जगह पे जाना है और घर वालों को बताया नहीं है, या घर वालों ने कहा जी कि आप स्कूल जाएं और आप स्कूल नहीं जाते। तो मेरा बचपन भी ऐसी सारी बातों से ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और नैरो गेज में मैं चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने घर से सीखी, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई, या मेरा जहाँ जहाँ मेरा बचपन गुजरा, मेरा बचपन जो है वो 3-4 मुख्तलिफ़ जगहों पे गुजरा है, जिनमें 2 डिफरेंट ममालिक भी हैं, कि आप जो चीज़ अच्छी होती है उसको अपने साथ लेकर चलें और जो बुरी होती है उसको दोबारा ना करें। जैसे बचपन में मैंने एक दफ़ा रोज़ा तोड़ दिया, बहुत छोटा था मैं, आई वॉज नॉट लिविंग विद माई पेरेंट्स। तो मैं जिनके यहाँ रह रहा था उन्होंने मुझे रोज़ा तोड़ने की ये सज़ा दी कि घर से बाहर खड़ा कर दिया। बाज़ार में घर था, लोग बाज़ार में चहल पहल थी, लोग आते जाते थे, और सज़ा ये थी कि जो बंदे गुजरे उनको ये कहना जी आज कल मैंने रोज़ा तोड़ दिया था। अब मुझे पहले मैंने कहा नहीं, फिर चूँकि सज़ा थी और मुझे मॉनिटर भी किया जा रहा था, तो जब मैंने 2-4 लोगों को कहा तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। कुछ ने कहा भी कि तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत थी।
कुछ ने कहा नहीं तुमने बहुत बुरी बात की है, तुम्हारे साथ तो ये सलूक होगा, वो सलूक होगा। लेकिन वो जो लोगों का जो अंदाज़ था मेरे इस कन्फेशन को और उसके ऊपर मुझ पे तनकीद करने को या मलामत करने को, ये सिर्फ हंस देने को, वो मेरी ज़िंदगी में जो है ना हमेशा मुझे याद रहता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं कोई गलती ना करूं, अगर गलती हो गई है तो उस गलती को ऑन करूं और उसकी करेक्शन करूं। ये मेरा ज़ाती ज़िंदगी में भी ये है। हर जगह मैं शायद यकीनन कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अक्सर कोशिश करता हूँ। और मैं जिस इदारे में जॉब करता रहा हूँ वहाँ भी मेरी कोशिश ये रही है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं उसको फ़ौरन बता दूँ जी हाँ ये चीज़ गलत हो गई है, बजाय इसके कुछ छुपाएँ। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो शायद मेरे अपब्रिंगिंग में ये जो 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 प्रोसेस आया था कि जब आप गलती करें और उसका इजहार करें, उसको एक्सेप्ट करें और फिर उसको करेक्ट करें, ये शायद मेरी ज़िंदगी के साथ साथ ही चला है और अब शायद आखिरी दम तक यही चलता रहेगा। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने की है, इसलिए कि मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट का जो बेसिक स्टार्ट पॉइंट है वो यही है कि आप रियलाइज़ करें कि आपने कोई मिस्टेक की है। वंस यू रियलाइज तो हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन, यू नो। फिर आप जो है वो देखिए, इंसान की ज़िंदगी जो है उसको अगर आपने एनालाइज करना है तो उसको डिफरेंट कैरेक्टर्स की शक्ल में, डिफरेंट रोल्स जो आपने ज़िंदगी में प्ले किए हैं, उसमें एक बेस्ट मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि इंसान ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। और चूंकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मेरे नज़दीक ये आपकी गुफ्तगू जो है ये बहुत सारी नौजवान नस्ल के लिए एक बड़ा जो है एक एजुकेशनल होगा, उनके लिए लर्निंग होगी। तो आप ज़िंदगी के अंदर कासिम नवाज एज ए स्टूडेंट जो है अपने आप को कैसा देखता है, वो कैसा स्टूडेंट था, और वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी हैबिट्स हैं जो वर्थ रिकमेंडिंग हैं कि यार ये चीज़ें जो मैंने की हैं यार ये बड़ी अच्छी थी और ये सबको करनी चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट यू नो आप समझें कि आपके आईक्यू में जो चीज़ें आपके लिए जो थी। देखिए, स्टूडेंट के तौर पे मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं अपनी कोर्स की किताबों के अलावा बाकी दूसरी चीज़ें में पढूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा बचपन जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे गुजरा हुआ है। तो जब मैं कुछ 5वीं स्टैंडर्ड में था तो मेरे घर वालों ने, क्योंकि हमारी माइग्रेशन पाकिस्तान में वापस आए थे, तो मुझे उर्दू भी नहीं आती थी, लोकल मैथ्स भी नहीं आता था। तो एक जगह पे मुझे ट्यूशन पे भेजना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान में उस वक्त रवाज कम था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे वो उर्दू की इमला करवाया करते थे, और इमला में एक तो तख्ती पे लिखना और मुश्किल अल्फाज के जो है ना वो हिज्जे करना। तो मैंने नोट किया कि वो जो हैं एक अखबार, जब हम इमला लिखा रहे होते हैं तो कुछ अखबार पढ़ते हैं, उनके सामने होता है, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे अंदाज़ा नहीं था। जब मैंने घर जाके कभी उसकी दोबारा रीवर्क किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इमला जो है उस अखबार के एडिटोरियल से लिखवाते हैं। तो मैंने सुबह निकलने से पहले वो अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से हमारे घर में भी वो एक अखबार आता था, अभी भी वही मैं पढ़ता हूँ अखबार, उर्दू का, और कोई अखबार नहीं पढ़ता। यानी तो आपको अपनी कोर्स की किताबों के अलावा एज ए स्टूडेंट आपको दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं विच आर रेलेवेंट टू योर सब्जेक्ट, उनको आपने ज़रूर पढ़ना है। और आज के दौर में, हमारे दौर में जब हम बच्चे थे, जब आप नजम छोटे थे, तो आपको याद होगा कि कोर्स की किताबें भी मिलना मुश्किल होती थी, रेफरेंस बुक्स तो बहुत ही मुश्किल होती थी। आज के बच्चों को ये हैंडीकैप नहीं है, दे कैन गो टू द इंटरनेट एंड दे कैन गेट ऑल द रेफरेंस मटेरियल्स। उनको पढ़ें, उनको देखें, और फिर एक चीज़ देखें ज़रूर कि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे मेरे एक दफ्तर के कोलीग हैं, वो उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, इज़ अ ट्रेन्ड स्टैटिस्टिशियन। तो उनका कहना ये था जी कि प्रोबेबिलिटी की असल समझ मुझे बाहर जाके आई कि इसको मैंने दुनिया में अपने काम में कैसे यूज़ करना है। मैंने स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी तो बहुत पढ़ी थी। यही है कि हमें जो प्रैक्टिकल जो आस्पेक्ट है एजुकेशन का, वो हमें उस पर तैयारी रखनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। और एक चीज़ और, जैसे मेरी एक बहुत बुरी आदत थी जो मैं चाहूँगा कि आज के दौर के स्टूडेंट्स में वो नहीं होनी चाहिए, कि आई वॉज अ वेरी लेट स्टार्टर। हम लोग उन स्कूलों में पढ़े थे जहाँ पे 3 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, 6 महीने बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इन फर्स्ट 2 एग्ज़ाम्स, थर्ड 3 मंथ्स एग्ज़ाम, 6 मंथ्स एग्ज़ाम्स में आई यूज़ टू गेट क्लोज टू अ फेलियर मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन फिर मैं ज़ोर पकड़ता जी कि जब चूँकि 9 महीने हो गए हैं, अब तो हमारे सालाना पेपर्स करीब आ रहे हैं, तो जो थर्ड क्वार्टर के एग्ज़ाम्स होते थे उनको मैं
पढ़ता था अच्छे तरीके से। तो इसी तरह मैंने अब आप जहन में रखें कि मेरा जो प्रीवियस एग्ज़ाम है मैथ का सब्जेक्ट था, एंड आई वाज ऑलमोस्ट फेल, बहुत कम नंबर थे। लेकिन जो मेरा थर्ड क्वार्टर का जो एग्ज़ाम आया उसमें आई गॉट प्रॉब्ली 80 और 85 मार्क्स। तो मेरे एक स्कूल के टीचर होते थे, मेरी बड़ी उनके बारे में अच्छी और बुरी यादें हैं। अच्छी यादों में से एक याद ये है जो गो के इट स्टार्टेड फ्रॉम अ बैड मेमोरी, कि उन्होंने मुझे क्लास में जब मेरा पेपर का उन्होंने नंबर देखे, उन्होंने कहा नहीं भाई तुम तो ये नंबर नहीं ले सकते, तुमने ज़रूर किसी की नकल की है। तो उसी पेपर में से उन्होंने एक सवाल कहा निकाला और कहा जी कि ये सवाल जो है ये आप ब्लैक बोर्ड पर करें और बच्चों को, क्लास के बच्चों को समझाएं। एंड आई हैड टू डू दैट, एंड प्रॉब्ली दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन माय लाइफ। कि मैंने वो जो सवाल उन्होंने कहा था वो मैंने ना सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखा, मैंने मुश्किल उसके जो कंसेप्ट है वो बच्चों को पढ़ाए भी। तो मेरा एक आप लोगों से एक यानी जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो अगर मेरी इन बातों से कुछ सीखना चाहें, अगर वो समझें कि सीखने के काबिल हैं, तो वो अपनी परसिस्टेंसी जो है ना एजुकेशन में उसको ना छोड़ें। क्योंकि आज वैसे भी दुनिया के हर मुल्क में नहीं अगर, लेकिन बहुत सारे ममालिक में, इवन पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में भी सेमेस्टर सिस्टम है। यू हैव टू परसिस्टेंटली परफॉर्म। अगर आप वो काम करते रहेंगे तो आपका जो एजुकेशन का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे आएंगे, और योर डिग्री इज़ अ लॉन्चिंग पैड फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। हो सकता है बहुत सारे लोग जो आज डिग्री में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हों वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ ना हो रहे हों, बट फॉर द फर्स्ट जॉब यू आर ओनली नोन बाय योर डिग्री। फॉर योर सेकंड जॉब, फॉर योर थर्ड जॉब, if you do a good number of changes in your career, so you are known by your degree and your work experience that you have demonstrated in your jobs. तो उस वक्त आपकी सिलेक्शन वर्क एक्सपीरियंस की बेसिस पे हो रही होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी एजुकेशन को और अपना जो लॉन्चिंग पैड है जो हमारी डिग्री है उसको सीरियसली कंप्लीट करें। और कंपटीशन तो आज के दौर में, हमने जब मास्टर्स किया था और जो मेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्ली पाकिस्तान में लेस देन 1000 ग्रेजुएट्स आते थे जो मास्टर्स आते थे उस सब्जेक्ट में। अब आज तो एक यूनिवर्सिटी जो है वो साल में, चूँकि हर सेमेस्टर में एडमिशन हो रहे हैं, तो शायद 300-400 लोग उनको आउट कर देते हैं। हमारे अपने इदारे में जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आउट ऑफ कपल ऑफ थाउजेंड्स इंडिविजुअल्स हम 1-2 दर्जन, 3 दर्जन, 40 लोग, 50 लोग लेते हैं। तो वो आपको ये जो टाइम है पढ़ने के लिए, इसको आपको अपने आप को बेहतर परफॉर्म करना है, तैयार करना है अपनी जॉब के लिए। आप एक रोल जो है, आपके बहुत सारे रोल्स हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो आप कर रहे हैं, मैंने देखा है आपको करते हुए। लेकिन एक रोल जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है कि यू आर हेडिंग अ HR डिपार्टमेंट। एज ए HR स्पेशलिस्ट आप आने वाली नस्ल को क्या तैयारी करें बिसाइड्स द डिग्री, जो आजकल के जो अदारों के लिए जो बेंचमार्क्स हैं रिक्रूटमेंट के, उनमें वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको मद्देनज़र रखनी चाहिए? देखिए नज़र, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इदारे में जॉब कर रहे हैं और उनके एजुकेशनल कैरियर किस फील्ड में है। अगर वो डॉक्टर हैं तो उनको किसी और तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं तो किसी और तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। इफ़ दे हैव डन देयर नेचुरल साइंसेस तो उनको किसी और तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा एक बड़ा कन्विक्शन आ रही है कि एक उनमें ये स्किल होनी चाहिए टू एक्सप्रेस देयर नॉलेज एंड टू एक्सप्रेस इट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इंटरव्यूज़ आर नॉट डन फॉर आवर्स, दे आर डन फॉर फ्यू मिनट्स। एक तो, और इंटरव्यू की स्टेज बाद में आती है। पहली स्टेज तो वही आ गई आपकी रेलेवेंस डिग्री के मुताबिक, आप जिस अदारे को टारगेट कर रहे हैं उसके कोर एक्टिविटीज़ के मुताबिक आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स जो है इंडिपेंडेंटली किए जाते हैं। इंक्रीजिंगली हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑटोमेट कर दिया जाए। लेकिन ये बहुत चीज़ है कि जब व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू यू नीड टू बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ कन्विंसिंगली एंड एक्यूरेटली। क्योंकि मैं पैनल में भी बैठता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे कलीग्स और पैनल के जो दूसरे लोग होते हैं वो तैयारी करके आए होते हैं टू आइडेंटिफाई अ ट्रू इंडिविजुअल कि जो अदारे के लिए बेहतर हो। तो ऐसा नहीं होता कि आप कोई, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ लोगों से मैं अमूमन पूछता हूँ लोगों से जी कि आपकी जो आपने पढ़ा है, जो भी अपने एजुकेशन लिए, उसमें आपका सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट कौन सा है।
तो मैं तो उनको उनके उनके बेहतरीन सब्जेक्ट्स में ही पूछता हूँ टू गिव देम अ कॉन्फिडेंस कि जी हाँ ये। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो उसमें भी प्रॉपर्ली तैयार नहीं होते हैं, तो उनको और बेसिक कंसेप्ट्स, और वो बात वही है कि स्टैंडर्ड एविएशन सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एविएशन का असल मकसद क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल अगर हम 5% कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, 10% कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से हम काम करेंगे। तो ये हमारे जो आजकल के जो एस्पिरेंट्स हैं जॉब सीकिंग के लिए, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, आपने अपने करियर के अंदर डिफरेंट रोल्स किए हैं। एक रोल मेरे ख्याल में जो बड़ा पिवटल है वो एज ए टीम, एज ए सबऑर्डिनेट का लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो आप सबऑर्डिनेट तो कभी ऐसा नहीं थे, लेकिन यह कि जहाँ पर आपका कोई लीडर होता है और आप एक टीम का हिस्सा होते हैं, तो उस टीम में अगर आपने अपने आप को कामयाब करना है तो उसके लिए वो कौन कौन सी 2 या 3 स्पेसिफिक हैबिट्स जो आप कहेंगे कि यार ये हैबिट्स अगर आपके अंदर हों तो आप किसी भी जगह में एज ए टीम जो है, एज ए सबऑर्डिनेट जो है ना, बड़े कामयाब हो सकते हैं। देखिए, फॉर अ टीम और फॉर अ गुड सबऑर्डिनेट यू हैव टू बी अ गुड लर्नर एंड यू हैव टू नो हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये बड़ी अहम चीज़ है। और मैं हमेशा से अपने कलीग्स को, वो दफ्तर में किसी भी स्टेज पे हो, ग्रेड में, मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि जिस तरह वो इंग्लिश में कहा जाता है ना, लाइफ इज़ नॉट अ फुट रेस, इट्स अ रेले रेस। दफातर में भी इट इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ रेले रेस। जो बंदा बीटन जिसके हाथ में होती है उसको भी एक बेहतर तरीके से बीटन पकड़ानी होती है बाद वाले बंदे को, ताकि वो उसको पकड़ सके। और एक दूसरे का जो नॉलेज ट्रांसफ़र है बहुत ज़रूरी है। देखें, जो हमारे सीनियर कलीग्स मैंने जितने देखे हैं, दे वर टू मेथोडिकल। उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी पता थी। हम जब आए थे तो हमने उनके नॉलेज को अपने नए एजुकेशनल बैकग्राउंड से मर्ज किया, उसको सिनर्जाइज़ किया एंड वी वर्क एज अ टीम। तो मेरे जो पहले बॉस थे, मैं 26 साल की उम्र में अदारे में आया था, उनका 25-26 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का। तो इसको जब मैंने सिनर्जाइज़ किया तो इन अ वेरी डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट, और जब आपको याद होगा जब हम आए थे अपने इदारे में तो एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट थी। देयर वाज क्वाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिसर्स एंड फ्रॉम अदर कैडर्स फॉर द न्यू इंडक्शंस, जो भी इंडक्टेड आए थे। तो बट मैंने जो सीखा उनसे और जो मैंने फिर उनसे जो चीज़ें बताई, तो उसने जो है शायद ज़्यादा इम्प्रेशन मेरा बेहतर बनाया और मुझे अदारे में आगे आने की जो है ज़्यादा मौके मिले। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये ना समझें कि आप चूँकि अदारे में नए आए हैं, नई एजुकेशन लेकर आए हैं, तो आपको सब पता है। वो जिस बंदे ने 25, 30, 40 साल का वक्त गुजारा होता है अदारे में, उसको भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, बहुत सारा टेस्टेड नॉलेज होता है जो आपको राइटिंग में कहीं भी नहीं मिलेगा, ना यूनिवर्सिटी में, ना अदारों में। दैट्स ओनली योर इंटरेक्शन विद हिम। और वो ऐसा वो फिर आपको बताएंगे, गाइड करेंगे किस चीज़ को कैसे करना है। तो मैंने तो सारा वक्त कोशिश यही की है कि भले कोई मेरा कलीग हो, मेरा पीयर हो, मेरा जूनियर हो या मेरा सीनियर हो, तो उन सबसे मैं सीखता हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट बीन टू एवरी सीट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम किया होता है अपनी अपनी जगह पे, उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होता है, तो सीखना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मेरे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा कि जब आप लोगों के साथ काम करते हैं तो हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं जा रही होती। बाज़ लोग बड़े टफ होते हैं, यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़े टफ हैं। ऐसे जो टफ लोग हैं, चाहे वो बॉस हैं या चाहे आपके टीम लोग हैं, मतलब टफ से कोई बात है कि वो उनका रवैया आपकी तरफ शायद पॉजिटिव नहीं है, और आपने उन लोगों के साथ भी बेस्ट जो है ना, यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो मैंने देखा है आपने ये किया है, तो वो क्या स्किल थी, यू नो, विच मेक यू अचीव दैट? यानी बड़े टफ लोगों के साथ मैंने आपको देखा है क्योंकि आप मेरा दायरा रजम एक ही रहा है काफ़ी सालों से, तो आपको भी अंदाज़ा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मैं लोगों के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जितने लोग आपको, जो आपके भी जहन में होंगे और शायद मैं भी उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ, जो ज़ाहिर बड़े टफ लगे हैं लोगों को, या जिनके बारे में ये कहा जाता है जी ये तो किसी को सिखाते नहीं हैं, मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि वो सिखाने वाले थे, कोई उनसे सीखने वाला नहीं था।
एक। दूसरा, उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी मैनेज करना होता है। जब वो आपको कोई काम बता रहे होते हैं कि आपने करना है, तो यू हैव टू मैनेज देयर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट, कि जो आप चीज़ पेपर लेकर आएंगे कैसी है। और तीसरी जो चीज़ जो मैंने, हालांकि हमें ये मशवरा दिया गया था कि ये नहीं करना, लेकिन मैंने ये बात ज़रूर कही कि जो बात ठीक है वो काम असाइनमेंट मिलने के शुरू में ही बता दी कि जी ये बात ठीक है और ये बात ठीक नहीं है, मुझे लग रही है। तो उन्होंने मुझे समझा दिया कि अगर आपको ठीक नहीं लग रही तो किन वजूहात की वजह से ये ठीक है। मैंने उनको सीखा, उनको अपने पास लिया। और ऐसा भी मेरे पास उसने इत्तेफाक है कि बहुत सारी जगहों पे मेरे कैरियर में जो मैंने बात कही, मेरे अफसर ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बात ठीक है, इसको हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो इट्स अ टू वे कम्बिनेशन। यू हैव टू बी अ गुड डिसिपल। आपको शागिर्द अच्छा होना चाहिए, बाकी कोई सख्त अफसर नहीं होता, क्योंकि अफसर ने भी काम करवाने होते हैं और उनकी अपनी भी टाइमलाइंस होती हैं। अगर आप उनको उनकी टाइमलाइंस मीट करने में आसानी देंगे, आप उनके साथ सही प्रोफेशनली काम करेंगे, तो आपको जो है ना, उन्होंने आपसे शफकत करेंगे। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत मुश्किल अफसरान जिनको कहा जाता था, जिनको समझा जाता था कि वो बहुत सख्त हैं, मैंने उनसे भी अच्छे रिमार्क्स भी लिए और अच्छी रिपोर्ट्स भी ली हैं, और उन्होंने मुझे इनकरेज भी किया और मुझे प्रोजेक्ट भी किया। तो इट्स अ टू वे कंपनी, इट्स अगेन लर्निंग। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी उसके अंदर एक बड़ा अरसा जो है ना, आपका एक लीडरशिप रोल जो है, यानी बड़े लेवल पर लीडरशिप रोल रहा है। आपने एक पूरे अदारे को हेड किया है, आजकल भी आप अदारे के एचआर को देख रहे हैं। तो एज ए लीडर आप क्या समझते हैं कि एक लीडर को में वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो उसको लीडरशिप जो है ना वो इंस्पायर करती है? सो यू नो व्हाट मेक यू अदर्स, यू नो, आपने कैसे इंस्पायर किया? वो कौन कौन सी खूबियां थी अपने अंदर जो देखते हैं एज ए लीडर? वो इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आपको अपने लीडर के संघासन से उतर के आपको टीम प्लेयर बनना पड़ता है। टीम प्लेयर बन के आप लोगों से उनकी राय लेते हैं ओपननेस के साथ। अदरवाइज़ अगर आप लीडर बने रहे, अफसर बने रहे, तो लोग आपको अच्छी राय नहीं देते। अच्छी नहीं, ये कहना चाहिए अच्छी और बुरी तो बाद में होती है, आपको सच्ची राय नहीं देते किसी काम के मामले में। तो जब आप उस लेवल से नीचे आते हैं, लोगों के साथ बैठ के काम करते हैं, तो दे लेट यू नो। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ज़ाहिर है मैं कोट तो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दी माई ओन कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और फिर दूसरी, जनरली ये समझा जाता है कि कोई बंदा जो CEO बन गया, कोई एक बड़ी लंबी पोजीशन पे चला गया, अप इन द लेडर, पिरामिड के ऊपर वाले सर्कल में चला गया है, तो ही इज़ अ लीडर, ही और शी इज़ अ लीडर। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है आप एनीबडी हु हैज़ फ्यू पीपल टू वर्क अंडर, ही और शी इज़ अ लीडर। तो वो लीडरशिप की आपकी जो, और फिर आप उसके साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना प्रोसेस, वो वहीं से शुरू हो रहा होता है। फ्रॉम द टाइम यू एंटर इन टू द जॉब एंड यू हैव फ्यू पीपल जिनको आपने PMS देना है, जिनको आपने काम असाइन करना है, जिनके काम को आपने आगे लेके जाना है, तो अब लीडरशिप का रोल आप अपने इदारे की हर पोजीशन पे कर रहे होते हैं। इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट एज यू मूव अप इन द लेडर, और पिरामिड में जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं। तो मैंने तो शुरू से कोशिश ये किया कि आई शुड बिहेव एज अ गुड टीम मेंबर। और फिर जब आप बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी टीम की पोजीशंस को बताना शुरू कर देते हैं, अच्छे से इसे एक्सप्रेस करते हैं, तो टीम ऑटोमेटिकली आपको कह देती है चलिए आपने ये बात करनी है। तो मैंने ये देखा है और ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटेरियन होते हैं, दे बिहेव एंड दे एक्ट लाइक अ लीडर विच इज़ मोर ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टाइल। और उसमें लोगों को कामयाबी भी होती है, कभी कामयाबी नहीं भी होती। मुझे भी जहाँ बहुत सी कामयाबियाँ मिली हैं, कहीं जगह पे नाकामियाँ भी। लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। नहीं, मैंने देखा कि आप जो है कहते हैं कि अच्छे लीडर की खूबी ये होती है, ही डजंट सीक द पावर, एक्चुअली ही पावर्स अदर्स। तो मैंने देखा आपको कि आपने यू हैव एम्पावर्ड सो मेनी पीपल। अच्छा, डिफरेंट रोल्स इंसान के जो हैं लाइफ के अंदर, जिनके अंदर जो है अगर आप उन डिफरेंट रोल्स के अंदर आप कामयाब हैं तो आप कामयाब हैं। लाइफ जो है ना उसके अंदर एक बैलेंस है। अब अगर कासिम नवाज वर्सेस कासिम नवाज अपने आप को देखता है, सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ
यानी आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा सेट अपार्ट और आप अपने आप से गुफ्तगू करें, तो वो कौन सी चंद बातें हैं जो आप कहेंगे यार ये तुम जो है ना करते तो बेहतर था, ये बातें तुमने अच्छी की हैं। तो दोनों पहलू पे जरा जो है ना, देखिए, तो कासुम नवाज वर्सेस कासुम नवाज खड़ा है, तो कौन सी अच्छी बातें हैं जिनको वो शेयर करना चाहेगा, और वो कौन सी चंद बातें हैं जो आप कहेंगे नहीं यार ये जो है एरियाज हैं। देखिए, आज आई एम क्लोजर टू रिटायरमेंट, सोच रहा हूँ कि मैं इतना सारा टाइम रह नहीं गया, अभी शायद 22-23 महीने हैं, शायद 20 महीने हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मैंने यकीनन ज़िंदगी में एक चीज़ जो मुझे करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की, विच वाज वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने शायद अपनी फैमिली को मैंने यकीनन, शायद नहीं मैं कहूँगा, यकीनन मैंने इतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए था। मैं यानी इस लिहाज से मैं बहुत मशकूर हूँ कि मेरे बच्चे, आप भी उनको मिले हैं, जानते हैं, दे लव मी, माई फैमिली लव्स मी, लेकिन शायद मैं उनको इतना टाइम नहीं दे सका। एक दूसरा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग यकीनन अपने अंदर ज़्यादा और बेहतरी करनी चाहिए थी, in terms of my responses to my religious responsibilities, my responses to my social responsibilities। और जैसे मैं देखें, मैं अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी, आई एम नॉट फ्रॉम द सिटी इन विच आई एम लिविंग। वैसे आजकल तो मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इधर ही गुजारा है, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वो अब मुझे ओन नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं जी तो आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, नहीं करेगा। तो मैंने शायद अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। और ये मुझे हमेशा आजकल बहुत शिद्दत से फील हो रहा है कि मुझे ये ज़रूर करना चाहिए था। बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे कहा भी है कि अब चूँकि तुम रिटायरमेंट के करीब आ रहे हो तो इसलिए तुम्हें ये सोच आ रही है, लेकिन मैं पिछले 5-6 साल से ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो अगर मैं ये समझूँ कि मेरी वन prominent failure of Qasim Nawaz as an individual is that probably I did not do justice with social aspect of my life, which is my family, my extended family and my friends। मेरे friends वही हमने एक अपने जहन में रखा हुआ था जी कि चूँकि हम रेगुलेटर हैं तो नो फ्रेंडशिप विद द बैंक्स, दैट स्टिल कंटिन्यूज। लेकिन इन द प्रोसेस मेरे जो अपने दोस्त थे वो भी मुझसे थोड़े नाराज हुए जी कि यू ऑलवेज तो ये एक है। बाकी अल्लाह का शुक्र है के लिए मेरे बता दें यार पाजी काम नहीं करते। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मेरे में कुछ इतनी ख़ास खूबियाँ नहीं है, और मैं ये लफाजी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी क्लास के जब मैं देखता हूँ 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आर मच बेटर देन मी, आई डोंट फाइंड देम सक्सेसफुल इन द लाइफ। सेम गोज़ फॉर माई क्लास फेलोज हू आर विद मी इन बीकॉम, with दूसरे ग्रेड्स में, दूसरे स्टैंडर्ड्स में। तो ये अल्लाह ताला का कुछ अच्छा करम है, और मैं समझता हूँ कि मैंने चूँकि अपने माँ बाप की बातों को माना है। खिदमत का तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे फादर, आई डिड नॉट लिव विद हिम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे भी वो अब्रॉड होते थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा जी मैंने बड़ी खिदमत की, लेकिन मैंने उनकी बातें मानी। मैंने अपनी मदर के साथ जितना वक्त गुजारा, मैंने उनकी खिदमत भी की, उनकी बातें भी मानी, और कोशिश ये की है कि अपने किसी बहन भाई को, अपने दोस्तों को, अपनी ज़ात से जो उनका लेजिटमेट राइट है वो रिफ्यूज़ ना करूँ, मैं उसको डिनाई ना करूँ। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने शायद इन्हीं वजह से मुझे नवाजा है। अदरवाइज़ तो ज़िंदगी में तो आप भी जानते हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी से हैं उनमें बहुत से हमसे बहुत अच्छे थे क्लासेस में, लेकिन वो ज़िंदगी के प्रैक्टिकल लाइफ में शायद उतने कामयाब नहीं हुए जितना मैं कामयाब। अल्लाह का ये शुक्र है, जितना भी किया जाए उतना ही काम है। आपकी बात से मैं देखिए, इंसान के जो मैं कहता हूँ ना कि इंसान को अगर आपने परखना है तो उसके रोल्स में परखते हैं, उसके किरदार में। तो आप एज ए बेटा अपने आप को आपने काफ़ी बता दिया, लेकिन कोई चंद ऐसी बातें जो आप समझते हैं कि यार नई जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यार एज अ बेटा जो आपका रोल है उसके अंदर कहाँ से आप इफेक्टिव और एफिशिएंट किया है और डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि अगर मुझे इसका कुछ मॉनेटरी वाइज मुझे कुछ लॉस हुआ है। मैंने अपना घर इस शहर में उस वक्त तक नहीं बनाया
जब तक मेरे वाला साहब ने इजाज़त नहीं दे दी थी कि हाँ भी तुम बना लो। मैं समझता हूँ ये वाला काम ऐसा जो मैंने किया है, जिसमें मैंने अपने वालिद को हमेशा खुश रख के और उनकी मर्ज़ी से चला हूँ। दूसरा, मैं इस इदारे में नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई थे, ये बड़ी उनकी ख्वाहिश थी। आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब, सारी ज़िंदगी की मेरे शहर की जॉब ही थी, तो मैंने उनकी बात मानी कि मैं नहीं, यहाँ ये ऐसा होना चाहिए। फिर मेरे अपने हालात ऐसे थे कि मुझे आई हैड टू गो टू माई होम विच इज़ लाहौर, probably after every 2 months or every 3rd month, which I did until I was required to do. तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने माँ बाप की जो बातें हैं उनको ओबीडियंस से करूं, और मैंने फिर ज़ाहिर है लोगों में ये एक उनके कंडक्ट में उनका जो ओहदा है वो किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि मैं अपने कंडक्ट में अपने ओहदे को कभी ज़ाहिर ना करूं, क्योंकि मैं उनके लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने वाले साहब के लिए, मेरी मदर डाइड एट व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, तो मैं अपने ओहदे को अपने उनके कंडक्ट में कभी भी ना लेकर आऊँ। उनके लिए मैं उनका भाई ही रहूँ, उनके लिए मैं उनका बेटा ही रहूँ, और ये मैंने कोशिश की है अनटिल द लास्ट डेज़ ऑफ माई फादर। और मैं अपने बाकी भाइयों के साथ ये कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है हमें यही करना चाहिए। ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, और ये मैं जब एक अपने इदारे का सरबराह था तो मैं जाता था लोगों को, क्योंकि यहाँ पे PMS में और दूसरी चीज़ों में बहुत सारे सवाल आते थे, तो मैं उन्हें कहता था, देखिए माँ बाप के पुराने हमारे दौर में तो 6-7 बच्चे होते थे, उससे पहले इससे भी ज़्यादा होते थे, अब तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं माँ बाप उनको एक जैसे नज़र से पालते हैं, एक जैसे वसाइल से पालते हैं, एक जैसी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कामयाब हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो दिस इज़ अ डिवाइन डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं कौन सी किताब है, इशफाक अहमद की, वो जो बड़े मुश्किल से हमारे लिखारी रहे हैं, ड्रामा और अच्छे रहे हैं, कि वो कहते हैं कि जो हसद जो है, दैट्स आपका, यू आर चैलेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गॉड, कि जी अल्लाह ने किसी को कुछ ज़्यादा दे दिया है और आप उसको उसकी दौलत की वजह से, उसकी किसी भी बेहतर अमल की वजह से, या बेहतर सोशल सेटअप की वजह से, ग्रेड की वजह से आप उससे हसद कर रहे हैं। तो ये तो फैसला अल्लाह ताला का है ना, कि किसको कहाँ पे किस जगह लेके जाना है। तो आप ये हसद जब करते हैं तो आप यू आर चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द गॉड, जो नहीं करना चाहिए। तो ये हमें अपने कंडक्ट में भी ये रखना चाहिए। आज हम, बल्कि आपको याद होगा, हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त से कद्दूस इंतकाल कर गए, जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे गए थे। हम स्वाबी में गए थे, तो उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आती हैं। वो मुझे कहते थे कि कासिम देखो, अगर आप ज़िंदगी जो है ना, लाइफ इट्स अ सर्कल। कभी वक्त होता है जब आप सर्कल की ऊपर वाली साइड पर होते हैं, और कभी वक्त होता है जब आप सर्कल के नीचे वाली साइड पर होते हैं। और अगर आप वैसे विजुअलाइज करें तो सर्कल जो है ना, उसका आधा हिस्सा नीचे होता है, आधा हिस्सा ऊपर होता है। तो इफ़ यू आर एट द टॉप ऑफ द सर्कल, तो आप हैंड होल्डिंग करें उस बंदे की जो आपसे सर्कल में नीचे है, और उसको ऊपर ले आएँ। तो हमें यही कंडक्ट करना चाहिए, यही तरीका करना चाहिए। लेकिन इस सारे अमल के दौरान ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि आप किसी का ये काम करते हुए किसी और का हक ना मारें, जो ड्यू है उसको। दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू। कितना मैं कामयाब हूँ, कितना नाकाम हूँ, मैं अपने बारे को बहुत अच्छी असेसमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है दिस इज़ एन असेसमेंट विच माई फ्रेंड्स, द पीपल शुड डू इट। वो मुझे तो इसमें नहीं है, सबको खुश नहीं कर सकता, कुछ लोग अभी भी मुझसे नाराज़ होंगे, और ये तो तय है। आपने व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन, तो देयर इज़ वन पार्टी विच इज़ ऑन द लूजिंग साइड। तो वो तो आपको अभी यही कहेगा कि आपने ठीक डिसीजन नहीं किया। वो कहते हैं कि लिव, लव, लर्न एंड लीव अ लेगेसी। और लेगेसी के लिए जो है ना, एक रोल इंसान का जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है एज ए फादर। आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, सो क्या चंद बातें
जो आप समझते हैं, जो आपका जो टेक होम क्या हो सकता है जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को जो है परवरिश की है? लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया था, ख़ास तौर पे इस जॉब में, तो मेरे फादर ने मुझे नसीहत की थी कि देखो बेटा, यू आर गोइंग इनटू अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू इंश्योर कि तुम्हारा पेन ऑनेस्ट रहे। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि वेर एवर दे गो, वट एवर दे डू, दे नीड टू इंश्योर दैट their pen remains honest, their decisions remain honest, they are always on the right side। और ज़ाहिर है अब माँ बाप का काम होता है बच्चों को तलकीन करना, उनको नसीहत करना। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो उस नसीहत को जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे को जब तजुर्बा होता है तो फिर याद आता है जी कि माँ बाप ने ये नसीहत की थी, अच्छी बात थी। तो मेरे बच्चे भी जैसे दुनिया के बच्चे हैं उसी तरह काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि माई फैमिली लव्स मी अलॉट, प्रॉब्ली एट टाइम्स मुझे लगता है कि ये कुछ ओवर लव कर रहे हैं मुझे, जितना मेरा ख्याल करते हैं, लेकिन दे आर डिसिप्लिन, उनका कंडक्ट ऐसे ही है। बाकी ज़िंदगी में देखें उनका प्रैक्टिकल लाइफ में उनका फ्यूचर कैसा बनता है। हमारी तो दुआ है कि वो भी अच्छा वक्त गुजारें, अच्छा वक्त देखें, अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए काम करें। एक बड़ा क्रूशियल रोल जो इंसान की ज़िंदगी में है वो एक कुंबे का सरबराह होता है, और उस कुंबे के अंदर जो आपका रोल होता है एज ए हस्बैंड रोल, ये बड़ा ट्रिकी रोल है और बड़ा ज़बरदस्त भी, यानी बड़ा रिवॉर्डिंग रोल भी है। सो हाउ डू यू सी कासिम नवाज एज दैट इन दैट रोल? देखिए ये जो मेरा ख्याल है ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा Learning डायनामिक जो रोल होता है ना, जिसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो यही होते हैं। आपकी शादी होती है, आपने अपनी पसंद से की हो, माँ बाप की पसंद से की हो, हादसाती तौर पे हो, तो आपके पास कुछ फ़राइज़ बढ़ जाते हैं। फिर आपके जो आपकी बेगम से पहले जो आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो इन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना जो है ना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। प्रॉब्ली अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर किसी जगह पे मैं कुछ शायद इतना कामयाब नहीं हुआ, तो ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना होता है जो मेरी वाइफ मुझसे एक्सपेक्ट करती है, आपकी वाइफ आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो यहाँ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आई शुड हैव डन मोर, वट एवर आई हैव डन, अच्छा है या बुरा है, लेकिन आई शुड हैव डन मोर, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए था। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, क्योंकि आपको और हमें करना भी चाहिए, ये नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा ये रवाज ये नहीं है जो शायद, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, और उन रिलीजन्स की जो आदतें हैं, जो 2-2, 3-3 साल, हज़ार, एक आध रिलीजन को छोड़ के बाकी तो रिलीजन जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत पुराने हैं, तो उनकी जो एक आदतें बनी हुई हैं वो आदतें शायद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। और ये मैं समझता हूँ कि इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। एक चीज़ मैं ये महसूस करता हूँ कि इंसान के लिए जो लिमिट्स आती हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं ना, वो एक्चुअली उसकी थॉट हैं। आज आप कासिम नवाज अपनी एज की स्टेज पर है, इफ ही हैज टू रीलिव दिस लाइफ या गोइंग फॉरवर्ड, वो कौन सी चीजें हैं जो आप यू वुड लाइक टू डू, आप, और टू बी दी, कहते हैं कंट्रीब्यूशन, गिविंग इज दी अल्टीमेट, लाइफ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप यू आर अ गिवर, ठीक है, तो गिविंग बैक में जो है, सो हाउ डू यू सी इट? देखिए गिविंग बैक, मैं इस सवाल के आपको 2 तरीके से जवाब दूंगा। एक तो मैं आपको एक बड़ी मशहूर सी गज़ल है, पता नहीं किसकी लिखी हुई है, लेकिन ये मुझे पता है किसी इंडियन सिंगर ने गाई हुई है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन ले मुझसे मेरी जवानी। तो मेरा ख्याल है हर आदमी को लगता ही है कि वो अपने बचपन में चला जाए, अपनी नौजवानी में चला जाए, तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन इस लफाजी को छोड़ के अगर आज भी मैं जो मेरा प्लान भी है, मुझे नहीं पता मैं उसमें कामयाब होता हूँ कि नहीं होता हूँ, इफ़ आई एम एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ लोगों को उनकी पढ़ने में मदद देना, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ज़िंदगी में आगे लेके जाना,
वो मेरे रिश्तेदार अजीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि कुरान का हुक्म भी यही है। अगर आप सूरत बकरा में अगर 177 आयत पढ़ें तो 177 आयत में अल्लाह मेरे नज़दीक अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनका सोशल कंडक्ट बताया हुआ है कि उन्होंने सोशल कैसे गुजारना। तो उसका एक बहुत अहम जो टीचिंग है वो ये है कि माल की मोहब्बत के बावजूद आप उस माल को खर्च करें अपने अजीज़ रिश्तेदारों पे, नदारों पे, मस्कीनों पे। कुछ लोगों को अगर तावान आपने दे सकते हैं तो आप उसमें उनकी मदद करें। और यानी पहले अल्लाह ताला ने कहा है जी कि नेकी क्या है कि आप अल्लाह को माने, रसूलों को माने, फरिश्तों को माने, जो हमारा जो वो अमाल हैं जो अल्लाह से और आखिरत से मंसूब है। और फिर ये सोशल सेटअप है। और फिर कहा कि आप नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें। और फिर अहम तरीन चीज़ के लिए आप वादा करें जब आप वादा करते हैं तो ये हमारा सोशल, मेरे नज़दीक ये हमारा शायद सोशल मैनिफेस्टो है इस्लाम का। तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करते रहनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर आके कि हम कोई ऐसा सिस्टम अगर बना नहीं पाते तो उसका पार्ट बन जाए, जिससे वी आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी समथिंग विच इज़ नॉट ओनली कि आप यू डोल आउट द कैश। मछली नहीं देनी चाहिए, मछली पकड़ने का तरीका सिखाना चाहिए। आप लोगों को जो है उनकी आगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो करें। तो मेरा तो अपना प्रोग्राम यही है, बस आप देखिए कैसा होता है। आखिरी सवाल सिर्फ, मुनीर नियाज़ी जो है ना वो मेरे पसंदीदा शायर में से गया है। वो कहता है मैं हमेशा देर कर देता हूँ, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। कि हम सारे लोग जो है ना रिश्तों में इजहार में देर कर देते हैं, ग्रेटिट्यूड में देर कर देते हैं। कभी हमने वाइफ की तारीफ करनी हो तो वो तारीफ रुक जाता है, नहीं कर पाते। बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा हो, किसी दोस्त की तारीफ करनी हो, तो कोई ऐसी चीजें जो आप कहना चाहें, आज किसी को भी कहना चाहते हैं आप तो जरूर कहें। देखिए जरूरी बात कहनी हो। वैसे तो मुनीर नियाज़ी साहब की ये बात बिल्कुल अच्छी है, लेकिन वो इससे पहले लोगों ने कहा हुआ इट्स नेवर टू लेट। हमेशा अच्छी बात आप किसी वक्त भी शुरू कर दें तो इट्स नेवर टू लेट। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं तो ये भी कहूँगा जैसे हमारे मुलाजिम हैं, तो अगर वो भी कोई अच्छा काम करें तो आप उनकी भी अप्रिसिएशन कर दें। अब देखें, आप वेस्ट में इतना फिरे हैं, नॉर्थ अमेरिका से आप अभी आए हैं, वहाँ एक चीज़ जो बहुत कॉमन होती है, यू आर स्ट्रेंजर, यू आर पासिंग बाय अ स्ट्रेंजर, वो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा, स्माइल ज़रूर, स्माइल, आपने अगर उसको रस्सा ही उसको दे दिया तो आपको थैंक यू ज़रूर कहेगा। मस्ट। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये चीज़ एहसास तशक्कुर जो है ना, रादर देन इट बिकमिंग ए नेचर, इट हैज़ बिकम अ रिचुअल। तो जहाँ रिचुअल होता है वहाँ हम एहसास तशक्कुर बहुत शान शौकत से करते हैं, और जहाँ नेचर में करना होता है इट बिकम्स योर सेकंड नेचर, वहाँ हम नहीं करते हैं। तो अगर हम यही करना शुरू कर दें और डू इट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड देन इट विल बिकम योर हैबिट। तो जब आपकी हैबिट बनेगी तो हो सकता है और लोग भी आप इस हैबिट को अपना लें। तो ये मेरा ख्याल है हमें बहैसियत इंसान हमें ये ज़रूर करना चाहिए, जिसको अंग्रेज़ कहते हैं स्पीक जेंटली। इस्लाम में कहते हैं जी कि आप अपने से जो छोटे हैं, बड़े हैं, बड़ों की इज़्ज़त करें, अदब करें, छोटों से शफ़क़त का बर्ताव करें। गुलाम ने, मुलाज़म ने अगर कोई गलती कर दी है तो उसको माफ़ कर दें, उसको सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका सोशल कंडक्ट का पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली हम शायद बहैसियत कौम इस पे काफ़ी पीछे हैं, और कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के सारे अमाल हम ऊपर से इम्पोज कर दें। ये अमाल ऊपर से इम्पोज नहीं होते, ये आपके अपनी ज़ात से इम्पोज होते हैं, और फिर ये इकाइयाँ मिल के यूनिट्स बनते हैं, और यूनिट से जो है आगे आप लाखों करोड़ों शहरियों तक जाते हैं, सोसाइटी बनती है। इंडिविजुअली ये हमें बिहेवियर डेवलप करने चाहिए, जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है, लेकिन करने ज़रूर चाहिए। सर जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम जो है दिया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ख़त्म करने का दिल ही कर रहा है, और जितना मैं आपको जानता हूँ उसका ये 1% भी नहीं है। मुझे आपकी ज़िंदगी के जो पहलू जो मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि माशरे के अंदर वो यानी कि लर्निंग के लिए वो आने चाहिए, उन पे एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू का कोई इंशाल्लाह
मौका अगर आपने मेहरबानी की तो हम ज़रूर बैठेंगे और एक्सक्लूसिवली हम किसी एक पहलू को लेके बात अभी तो हमने ओवरऑल जो है ना वो बात की है, तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे किसी नेक्स्ट नशिस्त में अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा और आपका साया हमेशा ही सलामत रखे हमारे सर पे। आप हमारे दोस्तों में एक सरखेल की हैसियत रखते हैं और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन भी हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि आपने मुझे क्यों पहले चुन लिया, क्योंकि मुझे पता है आपके हल्का अहबाब में मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और शायद आपने कहा कि जो पहला जो टेस्ट है ना वो आसान किया जाए। और आपको पता है कि मैंने जो बातें करी हैं दैट्स पार्ट ऑफ माय नेचर। ये ऐसा नहीं है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे पहले इन्वाइट किया और अल्लाह ताला आपका ये जो चैनल है और आपकी ये जो काविश है इसको ज़्यादा बेहतर करे। मुझे याद पड़ता है आपने इसका नाम कुछ और रखा था, फिर मैंने आपको कहा कि इसका नाम चेंज करें। असल में वो उसकी बैकग्राउंड ये थी, प्राइमरीली मेरा ये था कि जो बैठे गए ना, जैसे वो जाविया था ना इशफाक का, तो वो मैं इस तरह का रखना चाह रहा था, बट आपने अच्छा मुझे गाइड किया। उसमें फ्रेंड सर्कल जो है ना, आई थिंक इट वाज योर एडवाइस। थैंक यू वेरी मच सर। सोना सर, थैंक यू सर। थैंक यू।